गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दूसरे लेक्चर में हम लोग गोल्जी मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस को देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना, क्या खास बात है गोल्जी मेम्ब्रेन में, और साथ ही किस तरह के एंजाइम्स जो होते हैं, क्या मटेरियल्स, केमिकल मटेरियल्स होता है, कुछ इसके मिराकुलस जो सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम गोल्जी बॉडी को देखने और समझने में, कहते हैं ना कि जिसके स्ट्रक्चर को हम बारीकी से समझ लेते हैं उसके फंक्शंस में हमें बहुत ऐसे, मतलब नहीं बोलते हैं कि एकदम यूनिक सा क्वेश्चंस नहीं रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बता देता है कि किस तरह का काम ये करेगा। तो अब जो है हम लोग इसके मेम्ब्रेन को देखने जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन को, और इसको कंपैरेटिव स्टडी, मतलब तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे दूसरे और भी मेम्ब्रेन से, वह कैसे इसका अपना एक कंपैरेटिव स्टडी डेवलप होता है। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड इट्स differentiation Golgi body membrane dash its differentiation and comparative comparison, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड कंपैरिजन देखिए। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन जो है वह सामान्य मेम्ब्रेन की तरह है, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होता है इसमें, as like to plasma membrane, endoplasmic reticular membrane, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इन सब के तरह ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, अर्थात कि एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से ये डबल लेयर्ड का मेम्ब्रेन रहेगा, बाहरी भीतरी, और इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। गोल्जी बॉडी है, और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या है, उसके बाहर है साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म जो है उसके बाहर के है, और अंदर में है गोल्जी बॉडी ल्यूमेन, ठीक है। वो मैंने बताया भी था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होता है उसका इनर मेम्ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो होता है ल्यूमेन की तरफ, और आउटर मेम्ब्रेन का हिस्सा जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म की तरफ। अगर हम बोलते हैं कि बाहरी इन्वायरमेंट, तो बाहरी इन्वायरमेंट इसका साइटोप्लाज्म, कहते हैं भीतर का इन्वायरमेंट वो इसका ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन जो होता है वो इसका फंक्शनल साइट होता है, जहां पर ये सारा काम अपना करता है। ठीक है, कैसे हमारा घर होता है, तो जो घर के अंदर है, कमरे दीवार के अंदर का जो हिस्सा है वो हमारा ल्यूमिनल हिस्सा है, जहां हम अपना काम करते हैं, और बाहर जो है वो आउटर हिस्सा हो गया। अब ये भी फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, एंजाइम से, सब कुछ इसके मेम्ब्रेन में। अगर गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन देखें तो एकदम उसी तरीके से, उसी डिजाइन, उसी तरीके से डेवलप है, प्रोटीन्स हैं, है ना, ये सब उसमें आपको दिखेगा। फिर ओलिगोसेक्राइड चेन भी दिखेगा, प्रोटीन में भी ओलिगोसेक्राइड चेन दिखेगा। ये सब एज यूजुअल जैसे मेम्ब्रेन होता है वैसे ही दिखता है, फॉस्फोलिपिड, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओलिगोसेक्राइड, सब कुछ इसमें दिखता है। तो ये एक मिला जुलाकर उसी तरह के टेक्सचर में हम लोग बोलते हैं। अब अगर देखें इसके मेम्ब्रेन के निर्माण की प्रक्रिया,
तो मेम्ब्रेन के निर्माण की प्रक्रिया जो गोल्जी बॉडी को होती है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांजिशन, तो वो होता है कि इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बनाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये आया और फ्यूज करता गया और गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन बना लिया, और गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। अर्थात इन तीनों का बड़ा एक यूनिक ट्रांजिशन है जो कंटिन्यूअसली होते रहता है। अब जब ये बात आई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, गोल्जी बॉडी और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्रोग्रेशन में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, तो हमारे दिमाग में एक बात तो और आती है कि गोल्जी बॉडी का जो शुरुआती सिंथेसिस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन, जैसे मैंने क्या कहा कि इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी जब किया गया, कंपैरेटिव स्टडी किया गया, और वो था रैट लीवर सेल्स में देखा गया, और सब यूनिट जो है वो नैनोमीटर में है, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे ये ऑब्जर्व किया गया। मेम्ब्रेन टाइप, किसका मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग, मेम्ब्रेन टाइप, और दूसरा इसका थिकनेस रैट लीवर में, और सब नैनोमीटर में। अब यहां देखिए, सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 65 नैनोमीटर। फिर उसके बाद स्टडी किया लोगों ने, देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन, इसका भी 65 नैनोमीटर, मतलब दोनों मिलता जुलता था। उसके बाद आया तीसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी नेटवर्क। तो गोल्जी बॉडी नेटवर्क में लोगों ने पार्ट में बांट दिया। कैसे? बोला सिस्टर्ना 1, एकदम नया सिस्टर्ना बन रहा है, उसको लोगों ने देखा कि वो 65 नैनोमीटर। जब यही बात बढ़ी और सिस्टर्ना 2 देखा लोगों ने, तो सिस्टर्ना 2 में 68 नैनोमीटर हो गया। आप देखेंगे कि पहली बार मेम्ब्रेन बढ़ा, ठीक है। सी में देखा गया सिस्टर्ना 3 को, तो वहां दिखा 72, मेम्ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। फिर डी में और भी देखा गया, और मैच्योर्ड सिस्टर्ना 4 और 5, यहां आते आते ये 80 नैनोमीटर दिखने लगा। मतलब ये बढ़ रहा है, मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। आगे जब स्टडी किया गया 4th वाले का, और वो था सेक्रेटरी वेजाइकल, आप सब जानते हैं सेक्रेटरी वेजाइकल मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, जो सिक्रीट होता है, ये 83 नैनोमीटर पहुंच गया। कहाँ 65 नैनोमीटर और कहाँ 83 नैनोमीटर। और जब फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां पर इसका फ्यूजन होता है, वहां पहुंचा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 85 नैनोमीटर। अगर ये स्टडी जो किया गया, अगर इसको आप गौर से देखें, तो शुरुआती दौर में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का शुरुआती दौर का जो मेम्ब्रेन थिकनेस है वो एक ही प्रकार था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मेम्ब्रेन में चीजें भरी जाने लगी, आपको क्या चाहिए भाई, कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया। अब आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स चाहिए, ग्लाइकोलिपिड चाहिए, मतलब मेम्ब्रेन में चीजें क्या हो रही है, पैकेजिंग हो रही है। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं और हमें अगर जूता खरीदना होता है, तो एक जोड़ी जूती है भाई, या जूता है। लेकिन जब हम परचेज करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, जूते में ठूसा हुआ कागज जो अखबार का होगा, उसके अलावा एक बड़ा सा कूट का डिब्बा, ठीक है। तो आप अगर उसमें पैकेज करके उसको झोला में लेते हैं, बैग में लेते हैं, कैरी बैग में, तो
आप देखेंगे इतना बड़ा डब्बा आपका शूज का है, लेकिन जैसे उस डब्बे उब्बे सबको हटा दें, वो एक नॉर्मल साइज शूज जो होता है वो दिखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में एडिशन ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, एडिशन ऑफ मटेरियल्स हो रहा है। और ये एडिशन ऑफ मटेरियल्स के कारण हमें क्या दिख पा रहा है? इस एडिशन ऑफ मटेरियल के कारण हमें सेक्रेटरी वेजाइकल जो है वो बहुत नजदीक मिल रहा है प्लाज्मा। दूसरा सवाल आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन है जो कि एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है? तो हम लोग कहते हैं कि शुरुआती दौर में ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सभी 65 नैनोमीटर के हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे नहीं मिलता जुलता है, क्योंकि ये 85 नैनोमीटर होता है। तो ये जो एक स्टडी था, वह स्टडी कंडक्ट किया गया था, और इस स्टडी में जो स्टेन्स यूज किए गए थे, स्टेन जिससे रंगा गया था, वो था ऑस्मियम एंड एसिड मिथेनेमाइन और ऑस्मिन स्टेन से इस थिकनेस को रीड किया गया था। तो ये कंक्लूजन ये आता है कि मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वह जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। नहीं तो शुरुआती दौर में तीनों का जो थिकनेस है वो लगभग एक जैसा ही दिखता है, थिकनेस दिख रहा है, कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है, याद रखिएगा। कंपोजिशन में सब अपने अपने में यूनिक है। एवरी सेल ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन यूनिक कंपोजिशन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक हेडिंग है केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी, इसका ल्यूमेन एंड मेम्ब्रेन। कुछ बातें मेम्ब्रेन की भी होंगी और कुछ बातें ल्यूमेन की भी होंगी, ठीक है ना? तो ल्यूमेन एंड मेम्ब्रेन में कैसे देखें? तो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा काम वैसा समान, ठीक है? जो काम करेगा ये वैसा ही समान इसका होगा। रैट लिवर सेल में जब स्टडी किया गया, क्योंकि तो हम ऐसे स्पेसिफाई करके बता रहे हैं, तो 60% पार्ट जो था वो प्रोटीन्स था, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है? और 40% पार्ट था, वो था लिपिड्स। वो क्या था? लिपिड्स। तो ये एकदम एब्सोल्यूट हम इसको ऐसे मान लें कि यही था, ऐसा नहीं था। ये मतलब अगर हम बोले तो मतलब 60-40 में इसके रेशियो थे। अब तो ये मैं कई बार इसको बोलता हूँ कि इस तरह के डेटा कई काफी मतलब ऑथेंटिकेशन में भी दिक्कत होता है। मैं थोड़ा इसको कम मतलब थोड़ा बैलेंस करके बताता हूँ। मान लो 58% ये है, ओके, और ये 38% इस तरह का। और जो रेस्ट में आपको शुगर मिल जाएगा, आयंस मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएगा, ये सभी बाकी एक हिस्से में मिलता है, ठीक है? बहुत कुछ जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी तरह के चीजों से ये मिलता है। अब चूंकि केमिकल कंपोजिशन हमें मेम्ब्रेन भी देखना है, तो अगर गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग गौर करें, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के बारे में, तो कैसे ये गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल्स में अलग अलग होते हैं। देखिए, एनिमल सेल्स में अगर आप देखें तो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन जो है वह फॉस्फेटी डाइल कोलिन रिच है। मतलब फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है वो काफी ज्यादा एनिमल सेल्स के
गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन होता है। वहीं पर अगर प्लांट डिक्टियोसोम देखें, अगर प्लांट डिक्टियोसोम को देखें तो वहां पर जो कंपोजिशन है उसमें बदलाव है। कैसे? फॉस्फैटिडिक एसिड एंड फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। अब देखिए, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल अपने में यूनिक है, ये वहां पर प्लांट डिक्टियोसोम में देखा जाता है। ठीक है। एनिमल सेल के जो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन है, अगर उसमें देखा जाता है तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन के अलावे सियालिक एसिड मिलता है। अब सियालिक एसिड के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इसे हम लोग नाना भी कहते हैं। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये एक डेराइव्ड शुगर है जो कि सिग्नलिंग में बहुत पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना। बट यहां पर अगर देखें तो सियालिक एसिड मिलता ही नहीं है, सियालिक एसिड एब्सेंट। तो बड़ा एकदम क्लैरिटी में इसका है कि एनिमल सेल में क्या चीज जो है वह ज्यादा मिल रहा है और क्या चीजें कम मिल रही है, ये डिफरेंस हो गया। वहीं पर अगर दोनों के बीच का सिमिलैरिटी को देखें, क्या क्या चीजें हैं जो दोनों के मेम्ब्रेन में सामान्य रूप से मिलता है, तो वो होता है ग्लूकोसामाइन दोनों जगह प्राप्त हुआ, गैलेक्टोज दोनों जगह प्राप्त हुआ, ग्लूकोज दोनों जगह प्राप्त हुआ, मैनोज दोनों जगह प्राप्त हुआ। तो ये कहने की बात है कि क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है दोनों के मेम्ब्रेन में, प्लांट डिक्टियोसोम और एनिमल सेल गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के बीच में। यह यूनिक डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि बात चली है तो गोल्जी बॉडी में बहुत सारी यूनिकनेस है जो उसको दूसरे के कंटेंट से अलग करता है। जैसे कि गोल्जी बॉडी में वन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया था, माइक्रोसोम में, यहाँ भी बता रहे हैं। तो हमारे सब विद्यार्थी तो बहुत कंफ्यूज कर जाएगा, तो हमेशा यह जानता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, याद है हम लोग इसे ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह अगर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, उसका पर्पस कुछ और होता है। उसका पर्पस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी प्रोडक्शन में। करेक्ट। अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, उसका वहां काम होता है डिटॉक्सिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिकेशन। और अगर यह गोल्जी बॉडी में मिल रहा है तो वहां है प्रोसेसिंग वर्क। आप समझ में आई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तीन ऑर्गन में हम यहाँ दिखाए, और तीनों ऑर्गन में तीनों का पर्पस अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हो रहा है। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है वो डिटॉक्सिकेशन के लिए हो रहा है, और गोल्जी बॉडी में हो रहा है वो प्रोसेसिंग वर्क के लिए हो रहा है। इसलिए क्लियर रहिए एकदम, दिमाग की बत्ती जो बल्ब है उसको जला कर रखिए। ठीक है ना, बल्ब को जला कर रखो दिमाग। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहा है, तो इसका क्या पर्पस है। जैसे यहां पर अगर हम लोग प्लास्टिड्स को जोड़ दें, तो प्लास्टिड्स में ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, मतलब एडीपी प्रोडक्शन ही है। तो देखने का नजरिया बहुत जरूरी होता है, और वो नजरिया आपके सोचने के तरीके में बहुत बदलाव लाता है। गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में जो चर्चा चल रही थी कि जीबी में
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखता है। बट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दूसरों से कैसे भिन्न होता है? तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंटेंस क्या रखता है? साइटोक्रोम B5 ये रहता है यहां पे। बट एब्सेंट, क्या एब्सेंट होता है? NADPH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये यहां पर नहीं रहता है। और साइटोक्रोम P450 ये भी यहां नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ये दोनों जो है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिखता है। तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस है, जिस डिफरेंस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंसेस तो हम लोग देख ही रहे हैं सबके, वह किसमें क्या चीज है, नहीं है, क्या खास बात है, नहीं खास बात है। अब कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट में हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर इसके फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? वो होता है गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन, एंटीपोर्ट्स, सिम्पोर्ट्स एंड यूनिपोर्ट्स। हम सब जानते हैं एंटीपोर्ट मतलब हो गया कि एक साथ एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा। सिम्पोर्ट का मतलब हो गया या तो दो एक साथ अंदर आएगा या दो एक साथ बाहर जाएगा। और यूनिपोर्ट का मतलब होता है एक अंदर आएगा या एक बाहर जाएगा। यही क्लैरिटी। तो चूंकि गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन में क्या है, मान लो सोचो सब लोग कि हमको एक ग्लाइकोलिपिड बनाना है। क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स में हमें दो चीजें चाहिए। पहला शुगर चाहिए और दूसरा लिपिड्स चाहिए। तो लिपिड्स भी 1000 तरह का है ना, शुगर भी तो कई सारे हैं। तो इस गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन में इन दोनों को जोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद है। एंजाइम जो है वो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के अंदर में है। अब हमको यहां क्या करना है? जो शुगर चाहिए उस शुगर का सप्लाई करना है, जो लिपिड चाहिए उस लिपिड का भी सप्लाई करना है। ऐसे से दिखा दें, लिपिड ऐसे से दिखा दें, और इस एंजाइम की मदद से क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन जो है उसमें बड़ी यूनिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने और सीखने का मौका मिलता है। उस यूनिक स्ट्रक्चर में हमें जो सबसे यूनिक दिखता है वो होता है एंटीपॉड्स। ठीक है, एंटीपॉड्स या एंटीपोर्टर्स पहला। तो इन एंटीपोर्टर्स को यहां पर, एंटीपोर्टर्स को ये एंजाइम की तरह काम करता है, तो लोग इसको ट्रांसफरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफरेज। अब ये जो ट्रांसफरेज है ये मटेरियल का सप्लाई करेगा। तो 4 ट्रांसफरेज इसके अंदर में देखे जाते हैं, और ये गोल्जी बॉडी में ही मिलता है, दूसरे कहीं नहीं ये मिलते हैं। ये यूनिक है, यूनिक है। पहला जो है वह है सियालाइल ट्रांसफरेज। सियालाइल ट्रांसफरेज किसका ट्रांसफर करेगा? सियालिक एसिड। ठीक है। दूसरा जो इस ग्रुप से कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका नाम होता है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। और हमें बात समझ में आ गई, यहां गैलेक्टोज का ट्रांसफर किया जाएगा। जो तीसरा कैटेगरी होता है वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज। और ये किसका ट्रांसफर करता है? ऑब्वियसली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और जो इसमें चौथा कैटेगरी होता है
होता है गैलेक्टोसाइल, एन एसिटाइल, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, गैलेक्टोसाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये चार जो है वह ट्रांसफरेजेस हैं, यूनिक ट्रांसफरेज है। ठीक है ना, इन चारों को एक वर्ड में जो बोला जाता है वो बोला जाता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। ये एक वर्ड है, दोनों को अगर हम एक साथ बोलें इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये गोल्जी बॉडी में ही मिलते हैं और किसी भी मेम्ब्रेन में ये नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते हैं। ये यूनिक फीचर हो गया। दूसरा क्या है कि जो शुगर, अभी तो हम सब देखे थे, शुगर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड रॉ, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड रॉ इनटू द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में शुगर डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। तो फिर क्या, तो सवाल आया, शुगर को बदलना होता है, शुगर न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर न्यूक्लियोटाइड्स आर द रॉ मटेरियल, आर द रॉ मटेरियल। अर्थात कोई भी शुगर डायरेक्टली गोल्जी बॉडी के अंदर नहीं भेजा जाता है, उस शुगर को पहले किसके साथ जुड़ना पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड के साथ, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर न्यूक्लियोटाइड। ये भी यूनिक है, याद रखिएगा, शुगर न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट भी यूनिक है। कोई एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल है, जैसे यूडीपी गैलेक्टोज, यूडीपी गैल। यूडीपी गैल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूडीपी गैल रिप्रेजेंट करता है यूरिडाइन डाइफॉस्फेट गैलेक्टोज को, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम दें तो यहां पर यू हो गया, यू फॉर यूरिडाइन, ये एक फॉस्फेट हो गया, ये दूसरा फॉस्फेट हो गया, और यहां पर हो गया थोड़ा बड़ा दिखाकर गैलेक्टोज। तो ये जो स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूडीपी गैलेक्टोज। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है कि कैसे इसको दिखाते हैं। इसको भी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में दिखाते हैं। यूरिडाइन, दो फॉस्फेट है, दो फॉस्फेट, और साथ में किसको दिखाते हैं हम लोग, तो साथ में दिखाते हैं हम लोग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। तीसरा एग्जांपल भी है इसमें, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। CMP न्यूरामिनिक एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, CMP नाना। यहां CMP किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो देखिए ये हो गया साइटिडाइन, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है ये सभी, एक ही फॉस्फेट है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाना। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर से हम लोग शुगर को दिखाते हैं, और ये सारे शुगर क्या हैं, शुगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं।